दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वीनस मिशन बताए गए थे और दूसरी तरफ स्पेस एजेंसियां बताई गई थी, जिसमें है पहला शुक्रयान, उसके सामने लिखा है इसरो, दूसरा है वेरिटॉस, उसके सामने है जाक्सा, तीसरा है एनविजन, उसके सामने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लिखा हुआ है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने जवाब, प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें भेजते रहिए। अब आगे की बात को चलिए हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में भारत के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के सलाहकार पी श्री कुमार ने इसरो के शुक्र मिशन यानी शुक्रयान 1 के बारे में जानकारी दी है, इसलिए युग्म 1 सही है। इसरो को अभी तक वीनस मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है, जिससे इस मिशन को 2031 तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। अब तक इसके दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद थी। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दोनों ने 2031 तक अपने वीनस मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है। नासा अपने वेरिटॉस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने एनविजन मिशन पर काम कर रही है। वेरिटॉस मिशन नई पीढ़ी के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ शुक्र की सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा। वहीं एनविजन पहला मिशन होगा जो शुक्र के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक की जांच करेगा। इसलिए युग्म 3 सुमेलित है, जबकि युग्म 2 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1 और 3 सुमेलित हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, ग्रामीण उद्यमी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, या फिर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में ग्रामीण उद्यमी योजना के तीसरे चरण के तहत अपना कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाली 200 से अधिक आदिवासी महिलाओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। ग्रामीण उद्यमी योजना आदिवासी समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को आजीविका सक्षम बनाने के लिए बहुकौशल और कार्यात्मक कौशल प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त पोषित अपनी तरह का अनूठा बहुकौशल कार्यक्रम है। यह योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का प्रयोग किस देश के संदर्भ में किया जाता है। आपके ऑप्शन है जापान, भारत, अमेरिका, या फिर चीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चीन। बीते कुछ हफ्तों में चीन ने विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ कार्मिक फेरबदल शुरू किया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इन परिवर्तनों के बाद मान रहे हैं कि अब चीन अपनी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से पीछे हट सकता है। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चीन की अपनी विचारधारा का विस्तार करने और पश्चिम का मुकाबला करने की एक रणनीति है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह एक अनौपचारिक शब्द है जिसे चीनी राजनयिकों ने पिछले एक दशक में अपनाया है। 2015 की एक चीनी एक्शन फिल्म वुल्फ वॉरियर के बाद इस शब्द का प्रचलन काफी बढ़ा है। यह फिल्म अपने राष्ट्रवादी विषयों और संवादों के साथ चीनी लड़ाकों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो अक्सर पश्चिमी सैनिकों का सामना करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित ब्लैक बॉक्स किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है कृषि उत्पादों के लिए सब्सिडी, समुद्री प्रदूषण को मापने के लिए प्रौद्योगिकी, हवाई जहाज, या फिर ड्रोन तकनीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हवाई जहाज। हाल ही में नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हर एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ये बॉक्स सबसे कठोर मिश्र धातु टाइटेनियम से बनाया जाता है ताकि विमान क्रैश होने की स्थिति में इसे कम से कम नुकसान पहुंचे। यह डिवाइस 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 20,000 फीट गहरे पानी में भी सुरक्षित रह सकती है। इसका मुख्य काम एयरक्राफ्ट और फ्लाइट पैरामीटर्स की परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना होता है।
इसमें विमान की दिशा, स्पीड, अल्टीट्यूड, वर्टिकल एक्सेलरेशन, तापमान, इंजन की कंडीशन और फ्यूल फ्लो सहित लगभग 80 तरह की जानकारियां रिकॉर्ड होती हैं। रोचक बात है कि ब्लैक बॉक्स कही जाने वाली यह डिवाइस ऑरेंज कलर की होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हवाई जहाज। अगला प्रश्न है, असर रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह रिपोर्ट स्कूलों में सीखने के परिणामों पर प्रकाश डालती है। कथन 2 है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में असर 2022 की रिपोर्ट जारी हुई। असर रिपोर्ट का पूरा नाम एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट स्कूलों में सीखने के परिणामों पर प्रकाश डालती है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले के लिए बच्चों के नामांकन और सीखने के स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान करना है। इसे एक एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेटर स्कूप की आयुसीन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल या फिर इंडेंजर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लीस्ट कंसर्न। हाल ही में बतख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप 90 वर्षों के अंतराल के बाद मणिपुर की लोकतक झील में देखी गई। ग्रेटर स्कूप एक मध्यम आकार की गोता लगाने वाली बतख की प्रजाति है जो एनाटीडे परिवार से संबंधित है। इसे स्थानीय रूप से संदागमन के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। यह पक्षी उथले मीठे पानी की झीलों, तालों और नदियों में घास के किनारे रहते हैं। इसकी आयुसीन स्थिति लीस्ट कंसर्न है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लीस्ट कंसर्न। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 3 राज्य पूर्ण राज्य बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नागालैंड। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाएंगे। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय पूर्वोत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्य हैं। इनका गठन 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत हुआ था, जबकि नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था, इसलिए विकल्प ए सही है। बताते चलें कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मालदीव सार्क समूह का सदस्य है। कथन 2 है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारत और मालदीव ने विकासात्मक परियोजनाओं पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 100 मिलियन रुपया मालदीव की मुद्रा की अनुदान सहायता शामिल है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित दक्षिण एशिया का एक द्वीप समूह है। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क संगठन का सदस्य है। मालदीव और भारत के बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से बनती है। यह चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है, इसलिए कथन 2 सही है। जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है, तो वहीं 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में आने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाल ही में नई दिल्ली में केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केन बेतवा लिंक परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी में पानी स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है। केन और बेतवा नदी दोनों ही यमुना की सहायक नदियां हैं। केन बेतवा लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना से दोनों राज्यों के पानी की कमी वाले क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। कथन 2 है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ATMS लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम सड़क दुर्घटना जैसी घटनाओं के प्रबंधन और राजमार्गों पर गति सीमा एवं अन्य नियमों को लागू करेगा। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का गठन 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में की गई है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही 1267 समिति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, आतंकवाद या फिर दक्षिण चीन सागर विवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आतंकवाद। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 1267 समिति ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। 1267 समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की एक समिति है जो आतंकवाद से निपटती है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। इसे UNSC के प्रस्ताव 1267 द्वारा तालिबान और अलकायदा को आतंकी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बाद स्थापित किया गया था। इस संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को एक समय की सूची में किसी आतंकवादी या आतंकी समूह का नाम जोड़ने का प्रस्ताव देने की अनुमति देती है। भारत ने पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा सहित कई आतंकी समूह को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी आतंकवाद। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नीलकुरुंजी शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संरक्षित पौधा, ऑप्शन बी कोरल रीफ, ऑप्शन सी महासागरीय निक्षेप या फिर ऑप्शन डी कीटनाशक। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।